नमस्ते, मैं गर्वित रावत। अब हम शुरू करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत दिलचस्प विषय। ये है रॉकेट स्थितीकरण। रॉकेट स्थितीकरण के लिए पहले हम ये समझते हैं कि स्थिति का अर्थ क्या है। पहली बात कि स्थिति और स्थान अलग होते हैं। स्थान बताता है कि आप कहाँ हो, स्थिति बताता है कि आप जो भी स्थान पे हो वहां आप किस दिशा को देख रहे हो। इसको उन्मुखीकरण भी कहते हैं, मतलब कि आपका मुंह कहाँ है। एक और बहुत अच्छा शब्द जो इसके लिए है वो है दिक् विन्यास। दिक् या फिर दिग का मतलब होता है दिशा, विन्यास माने आपकी स्थापना कैसे है, तो आप किस प्रकार से स्थापित हो दिशा के आधार पे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओरिएंटेशन, और अंतरिक्ष शब्दावली में इसको अक्सर एटीट्यूड भी कहा जाता है। तो इसीलिए स्थितीकरण करने के लिए पहले हमें अपनी दिशा को समझना होगा। अब भौगोलिक रूप से हम दिशा को क्या समझते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं दिशा क्या होता है, कोई कहेगा ऊपर एक दिशा है। ऊपर मतलब क्या? मतलब कि आसमान को देख रहे हो, वहां ऊपर आप देख रहे हो, वो एक दिशा हो गई। ठीक है, तो मान लो आप आसमान को देख रहे हो ऊपर की तरफ, और पृथ्वी के पल्ली तरफ वो भी आसमान को देख रहा है, पर आप तो अलग दिशाओं में देख रहे हो। तो फिर से पूछते हैं दिशा क्या होता है। इसी प्रकार से अगर आप जमीन को कहते हो दिशा है नीचे देखना, वो भी गलत है, क्योंकि आप जमीन को देख रहे हो, कोई और दुनिया के दूसरी तरफ भी जमीन को देख रहा है, पर आप एक दूसरे को एक तरफ से देख रहे हो कि आप दोनों का दिशा बिल्कुल एक दूसरे की तरफ है, तो वो भी दिशा नहीं हो सकता। फिर क्या उत्तर दक्षिण दिशा हो सकता है क्या? चलो ठीक है, आपने कहा दक्षिण एक दिशा है। चलो मान लो आपके और आपके मित्र को एंटार्क्टिका भेज दिया, साउथ पोल के पास, दक्षिण ध्रुव के पास, ठीक है, और आप 1 किलोमीटर एक दूसरे से खड़े हो, ठीक है, और आपके बीच में दक्षिण ध्रुव है, और दोनों को बोला गया कि अब आप दक्षिण की ओर देखो। तो आप दोनों दक्षिण ध्रुव की तरफ अपना मुंह करोगे, तो दोनों के दोनों दक्षिण की ओर देख रहे हैं, पर एक ही दिशा कैसे हो सकता है? आमने सामने खड़े हो आप एक दूसरे के, तो एक तरह से आप एक दूसरे को भी देख रहे हो, तो दिशाएं फिर बराबर नहीं हो सकती। इसी प्रकार से क्या पूर्व पश्चिम दिशा होता है? अब सूर्योदय जो है वो पूरब की ओर होता है, सूर्य अस्त पश्चिम की ओर होता है। किसी भी वक्त, जैसे अभी भी कहीं ना कहीं सूर्योदय हो रहा है और कहीं ना कहीं सूर्य अस्त हो रहा है। तो दुनिया में कई लोग अभी सूर्योदय को देख रहे हैं पूरब की ओर, कई लोग सूर्यास्त को देख रहे हैं पश्चिम की ओर। सूरज तो एक ही है, देख तो दोनों एक ही दिशा में रहे एक तरह से, तो कोई पूरब देख रहा है, कोई पश्चिम देख रहा है, तो पूरब पश्चिम भी दिशा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो फिर से सवाल उठेगा दिशा क्या होता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना, और इसको हम सिखाएंगे इस पाठ में, क्योंकि अंतरिक्ष में जो दिशाएं हैं वो हमारे भूगोलिक या जो हमारे पृथ्वी वाले दिशाएं हैं वो उस पर नहीं चल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें एक वैज्ञानिक परिभाषा की स्थापना करनी है, और उसमें हमें दिशा का अर्थ, खासकर अंतरिक्ष में क्या होता है, उसका बिल्कुल सही से अर्थ निकालना पड़ेगा। इस पाठ में कई चीज ऐसे आएंगी जो आपने अपने स्कूल में बहुत सरल समझा या बहुत आम समझा, पर अब वो आपके जो मौलिक सिद्धांत हैं, जो आपके फंडे हैं, उन पे प्रश्न उठाएगा कि आपकी समझ कितनी थी। और फिर आता है दूसरी बात कि अगर हमें अंतरिक्ष में पहले दिशा का अर्थ समझना है, उसको स्थापित करना है, तो फिर ऐसा कौन सा यंत्र है इस धरती पे जो हमें वो दिशा निर्धारित करके दे, तो वो भी हम देखेंगे इस पाठ में। बहुत दिलचस्प पाठ है, ध्यान से देखना। रॉकेट स्थितीकरण। सबसे पहले समझना है कि रॉकेट स्थितीकरण एक नियंत्रण प्रणाली है, एक कंट्रोल सिस्टम है, और किसी भी नियंत्रण प्रणाली के दो अनिवार्य भाग हैं, निर्धारण और परिवर्तन। निर्धारण से हमें ज्ञात होता है कि वाहन किस स्थिति में है। निर्धारित की हुई स्थिति के अनुसार हम फिर निर्णय लेते हैं कि उसमें हमें कितना बदलाव लाने की आवश्यकता है, और यह हो जाता है
स्थिति परिवर्तन का कार्य। अंग्रेजी में नासा की शब्दावली में इसे कहते हैं ADCS, एटीट्यूड डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल। एटीट्यूड का मतलब होता है वाहन का ओरिएंटेशन या फिर दिशा या स्थिति। अब वाहन की दिशा पहचानना और उसको परिवर्तित करना 3 प्रकार से होता है। अक्षनमन या पिच, यह है रॉकेट या वाहन की चोंच ऊपर नीचे होना। पार्श्ववर्तन या यॉ, यहाँ पे चोंच दाएं बाएं होती है। और फिर लोटन या रोल, यहाँ पे चोंच ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं होती पर वाहन बेलन की तरह लौटता है। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि अंतरिक्ष में ऊपर नीचे दाएं बाएं का क्या अर्थ है। तो यह जो दिशा परिवर्तन के प्रकार हैं यह अधिकतर हवाई जहाज़ों से आए हैं। तो ऊपर नीचे यानी अक्षनमन या दाएं बाएं यानी पार्श्ववर्तन, इनको हम धरती के संदर्भ में लेते हैं। इस वीडियो में हम इन 3 प्रकार के स्थिति परिवर्तन देख सकते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि स्थिति में परिवर्तन 2 तरीकों से हो सकता है। एक है सक्रिय तरीके या एक्टिव मेथड्स और दूसरे हैं निष्क्रिय तरीके या पैसिव मेथड्स। सक्रिय तरीके वो हुए जहाँ पे हमें अधिकतर रूप से अपनी ओर से ऊर्जा खर्चना पड़े। इसका उदाहरण हमने देखा था प्रणोद सदिश नियंत्रण द्वारा और फिर सहायक प्रणोदकों का उपयोग करके। इससे हम वाहन की स्थितिकरण के लिए अनेक प्रकार के बलाघूर्ण पैदा कर सकते हैं पर ईंधन खर्च के ही। निष्क्रिय तरीके वो हैं जहां वातावरण या पर्यावरण की भौतिकी का फायदा उठाया जाता है जिससे वाहन खुद ब खुद स्थितिकरण कर ले। इसका उदाहरण है वायु घर्षण मोड़ जो हमने पिछले पार्ट में देखा था। और इसी नीति पे चलते हैं आपके तीर और जैवलिन और शटलकॉक। अब आगे बढ़ने से पहले यह बहुत ज़रूरी है जानना स्थिति परिवर्तन का एक और अति महत्वपूर्ण तरीका, इसे कहते हैं प्रतिक्रिया चक्र तंत्र, इंग्लिश में रिएक्शन व्हील सिस्टम। यह सबसे यथार्थ और परिशुद्ध प्रणाली मानी जाती है। इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेथड। चक्रों द्वारा स्थितिकरण कैसे होता है यह समझने से पहले हमें दोबारा भौतिकी से संबंधित घूर्ण विधि को देखना पड़ेगा। घूर्ण गति शक्ति संरक्षण का सिद्धांत या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जिस प्रकार से रेखाइक गति शक्ति संरक्षण का सिद्धांत जो हम पहले पार्ट में देख गए हैं बोलता है कि पृथक व्यवस्था में कुल रेखाइक गति शक्ति न घटेगी न बढ़ेगी, यानी कि उस व्यवस्था में जितने भी वस्तु हैं उनके भार और गति के गुणांकों का कुल जोड़ स्थिरांक रहेगा। उसी प्रकार से घूर्ण गति शक्ति का सिद्धांत कहता है कि किसी भी पृथक व्यवस्था में कुल घूर्ण गति शक्ति न घटेगी न बढ़ेगी। घूर्ण गति शक्ति का सूत्र देख लें। आम गति शक्ति वस्तु के भार और गति का गुणांक है। इसी प्रकार से घूर्ण गति शक्ति वस्तु के घूर्ण भार और घूर्ण गति का गुणांक है। घूर्ण गति शक्ति का चिन्ह L होता है, घूर्ण भार का I और घूर्ण गति का ओमेगा। अब समीकरण के दाएं साइड के 2 चलों को समझ लें। घूर्ण गति आसान है, सीधे सीधे बताता है कि वस्तु या पिंड किसी अक्ष पे कितना जल्दी घूम रहा है। अगर एक पिंड 1 मिनट में 20 चक्कर मारे और दूसरा 40 चक्कर मारे तो दूसरे की पहले से दुगनी घूर्ण गति है। घूर्ण गति के मात्रक हैं रेडियन प्रति सेकंड या रैड पर सेकंड। 2 पाई रेडियन से बनता है 360 डिग्री। 1 रैड है 57.3 डिग्री। अगर कोई चीज़ प्रति मिनट 100 बार घूमती है तो उसकी घूर्ण गति हो जाएगी 10.47 रेडियन प्रति सेकंड। ये आप निकाल सकते हैं। अब दूसरे चल पे आते हैं जो है घूर्ण भार या रोटेशनल मास। इसको जड़त्व घूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व ज़्यादा है तो मतलब है कि वो जड़ा ज़्यादा है, उससे जगह से हिलाना आसान नहीं है क्योंकि उसका भार ज़्यादा है। भार का देन जड़त्व है।
अब जिस चीज का जड़त्व ज्यादा है या भार ज्यादा है और वो गति में हो तो उसे रोकना भी उतना ही कठिन है। उसी प्रकार से जिस वस्तु का घूर्ण भार या जड़त्व गुण अधिक हो उसे घुमाना भी उतना ही कठिन होगा, और वह घूम रहा हो तो उसके घूर्ण गति को परिवर्तित करना भी उतना ही कठिन होगा। तो घूर्ण भार का सूत्र क्या है, उससे कैसे निकालते हैं? मान लो कोई पिंड है जो कई अंशों से बना है, तो उस पिंड का किसी घूर्ण अक्ष पे जड़त्व घूर्ण पाने के लिए हमें हर एक अंश का द्रव्यमान या भार और उसकी घूर्ण अक्ष से दूरी का वर्ग का गुणांक करना होगा, और फिर इन सारे अंशों के गुणांकों का योग करना होगा, जोड़ना होगा। याद रहे कि किसी भी वस्तु का भार एक ही होता है, पर घूर्ण भार निर्भर करता है कि उसे कौन से अक्ष पे घुमाया जा रहा है। इस प्रकार से एक ही वस्तु के अनेक जड़त्व घूर्ण हो सकते हैं। घूर्ण गति का दिशा क्या है? इसके लिए हम यह दाएं हाथ का नियम लगाते हैं, जो आपको पता होगा, स्कूल में पढ़ा होगा। घूर्ण चक्र में दाएं हाथ की उंगलियों को लपेटो और अंगूठा सीधे रखो। अंगूठा घूर्ण गति या घूर्ण गति शक्ति का दिशा बतलाएगा। अब जड़त्व घूर्ण में और गहराई में जाने के लिए बहुत किताबें हैं, पर यहाँ पे कुछ सरल उदाहरण देख के उसे और समझते हैं। मान लो ये दो चक्के हैं जो इस प्रकार से घूम रहे हैं। दोनों चक्कों का आकार एक है और दोनों चक्कों का एक समान वितरित भार है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, या फिर घनत्व पूरे आकार में बराबर है। ऐसा नहीं जैसे कि एक कोना दूसरे कोने से भारी हो, या घूर्ण अक्ष के पास का माल ज़्यादा घनत्व हो, ज़्यादा घना हो, ज़्यादा भारी हो, ऐसा नहीं। समांतर घनत्व का है एक समान वितरित भार। तो दोनों चक्कों का एक समान वितरित भार और बराबर आकार के, पर बाएं वाले का कुल भार दाएं वाले से ज़्यादा है। तो जड़त्व घूर्ण किस में अधिक होगा? बाएं वाले में। अब दोनों चक्कों का एक ही भार है और दोनों चक्कों का एक समान वितरित भार है। जैसे आप देख सकते हैं, दाएं वाली तरफ की चौड़ाई ज़्यादा है। घूर्ण भार किस में ज़्यादा होगा? दाएं वाले में। अब यहाँ पे दोनों एक ही भार के भी हैं और एक ही आकार के भी, पर जो बाएं वाला है उसकी बनावट ऐसी है कि अंदर से, यानी घूर्ण अक्ष के पास से हल्का है और भारी इलाकों में भारी है। तो जड़त्व घूर्ण किस चक्के का अधिक होगा? बाएं वाले का। इस चित्र से हम देख सकते हैं कि किसी भी पिंड 3 अक्षों पे घूम सकता है। जिस अक्ष पे सबसे कम जड़त्व घूर्ण हो उसे हम प्रथम अक्ष कहते हैं। उसके संदर्भ में द्वितीय और तृतीय अक्ष बनते हैं। तृतीय या तीसरा अक्ष का जड़त्व घूर्ण सबसे अधिक होता है। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ इस महान शब्द घूर्ण से थोड़ा और परिचय हो जाए। तो घूर्ण शब्द भारत से निकला एक और महान शब्द है जो विश्व भर में काफ़ी प्रचलित है। घूर्ण शब्द यूनान जाके जाइरो बन गया। यहाँ पे कई कहें कि ये घ का ज कैसे हो गया और ऊ का आई कैसे हो गया। इसके लिए अंग्रेजी लेख की इतिहास, खासकर उसके अक्षरों और मात्राओं का उच्चारण में क्या बदलाव आए हैं, उसकी जांच करनी होगी। पर जाइरो शब्द घूर्ण से ही है। जाइरो से शब्द आता है जाइरोस्कोप, जो एक घूर्ण यंत्र है और जिसे हम और विस्तार में देखेंगे। जाइरो से आता है जाइरेशन, जिसका मतलब है मुड़ना, और जाइरो से स्पेनिश शब्द आता है जीरो, जिसका मतलब भी मुड़ना है। और रही घ और झ की बात, तो हिंदी में भी कई उपयोगों में घूम और झूम में ज़्यादा अंतर नहीं है। अब इनको देखिए, इनको क्या कहते हैं? अब किसी भी मिस्त्री से पूछोगे वो बताएंगे कि ये बेयरिंग्स हैं। बेयरिंग मतलब जो बेयर करता है, सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, या फिर किसी भार को टिका के रखता है। पर यह बेयरिंग्स किसी घूर्ण दंड
या शाफ्ट को टिकाते हैं। इन बेरिंग्स का पूरा नाम असल में जर्नल बेरिंग्स है। जर्नल शब्द का धातु जून भी सीधे घूर्ण से है और यह आया अंग्रेजी में फ्रांसीसी से। जूर्ण या फिर घूर्ण से कई दिलचस्प शब्द निकलते हैं। अगर हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हम घूमने गए। इसी प्रकार से अंग्रेजी शब्द आता है जर्नी, यानी घूमना। अगर आप घूमते समय अपने दर्शनों या अनुभवों के बारे में लिखें किसी पुस्तक या डायरी में, तो उस डायरी को भी कहते हैं जर्नल। अगर आप छोटे जर्नी पे गए तो उसको कहते हैं सोजर्न। और इसी से जाना माना शब्द आता है जर्नलिस्ट, जिनका काम होता है घूमते रहना और समाचार एकत्रित करके पहुंचाते रहना। अफसोस यह है कि आज की तारीख में लगता है कि जर्नलिस्ट घूमते कम हैं और घुमाते ज़्यादा हैं। पर इसी प्रकार एक तरह से ये अपने पेशा के नाम के वफादार तो हैं। अब वापस आते हैं विज्ञान के विषय पे। अब हम घूर्ण गति शक्ति के कुछ उदाहरण देखते हैं और फिर देखते हैं कि इनका प्रयोग रॉकेट स्थितीकरण के लिए कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक आइस स्केटर बर्फ पे घूम रही है। पहले उसके हाथ बाहर को फैलाए हुए हैं। इसके कारण उनका घूर्ण भार ज़्यादा है। फिर जब वो अपने हाथों को अंदर लाती है तो उनका घूर्ण भार कम होता है और घूर्ण गति शक्ति को कायम रखने के लिए उनकी घूर्ण गति बढ़ जाती है। अब इसमें लड़की एक ऐसे मंच पे खड़ी है जो घूम सकता है। उसके हाथों में एक पहिया है। इस समय यह एक पृथक व्यवस्था है और कुल घूर्ण गति शक्ति 0 है, क्योंकि पहिया घूम नहीं रहा है। अब ये पहिए को घुमाती है, यानी पहिए में घूर्ण गति शक्ति आ गई है। अब घूर्ण गति शक्ति के संरक्षण के लिए व्यवस्था की कुल घूर्ण गति शक्ति को 0 करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब पहिए को छोड़ के जो बाकी व्यवस्था है, यानी लड़की और पायदान, अपने घूर्ण भार के मुताबिक उल्टी दिशा में घूमे, जिससे कुल घूर्ण गति शक्ति 0 ही रहे। अब इसी प्रयोग का दूसरा पहलू भी देखते हैं। यहाँ अध्यापक लड़की को एक घूमता हुआ पहिया पकड़ाते हैं। ध्यान करें कि यहाँ पे लड़की पे कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यह एक पृथक व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था के बाहर से माल और ऊर्जा का आगमन हुआ है। अब जब लड़की घूमते पहिए को पकड़ी हुई है तो अब हम इसे पृथक व्यवस्था समझ सकते हैं, जिसमें घूमते पहिए के द्वारा कुछ घूर्ण गति शक्ति उपस्थित है। अब जब लड़की पहिए को हाथ से रोकती है तो क्या होगा? होगा ये कि कुल घूर्ण गति शक्ति के संरक्षण के लिए पहिए का खोया हुआ घूर्ण गति शक्ति अब लड़की और उसके पायदान मंच को प्राप्त हो जाएगा और लड़की उसी दिशा में घूमेगी जिस दिशा में पहिया घूम रहा था, और लड़की की घूर्ण गति उनके जड़त्व घूर्ण के अनुसार होगी। अब यहाँ पे गौर करें कि लड़की को एक ही अक्ष पे घूमने की स्वतंत्रता है, और वो है जिस अक्ष पे उनका पायदान घूम सकता है। पर अगर हमने यही प्रयोग एक अंतरिक्ष विमान में किया जो किसी भी अक्ष पे घूम सकता है, तो हम देख सकते हैं कि कोई भी विमान चालक विमान की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है किसी भी अक्ष पे, अगर वो उसी अक्ष पे किसी चक्र का गति परिवर्तन करे। और ये है प्रतिक्रिया चक्र प्रणाली का सिद्धांतिक बुनियाद। तो अब हम इसी तकनीक को लेके अपने रॉकेट विमान पे आते हैं। मान लें कि अपने रॉकेट में एक कमरा है जिसमें 3 अक्ष पे 3 चक्के हैं। एक छत से लटका है, एक आगे की दीवार से लगा है और एक बगल की दीवार से जुड़ा है। और उस कमरे में आपको विमान चालक के रूप में बैठा दिया गया। अब आप चक्कों को
घुमा के ही अंतरिक्ष विमान का स्थितिकरण कर सकते हो। अक्ष नमन यानी ऊपर नीचे करने के लिए आपको साइड वाला चक्के को गति देनी होगी। पार्श्ववर्तन यानी दाएं बाएं करने के लिए छत से लटके चक्के को घूर्ण गति देनी होगी और लोटन के लिए आपको आगे वाला चक्र घुमाना होगा। ध्यान करें, यहाँ घुमाना ऐसे नहीं जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाते हैं। चक्के और बाकी विमान के जड़त्व घूर्ण के अनुसार चक्के को उतना घूर्ण गति देना होगा। दूसरी बात, आपके पांव या कोई अंग विमान पर टिका होना चाहिए। अगर नहीं तो विमान की जगह आप खुद घूमने लग जाओगे। अब बोल तो हम ऐसे रहें जैसे आपको परसों ऊपर भेज रहे हैं, पर फिर भी फंडा क्लियर होना चाहिए। अब इसी उदाहरण को एक कदम आगे लेते हैं। मान लीजिए आप अंतरिक्ष विमान में हैं, एक ऐसे पथ पे जो पृथ्वी के मध्य भूमि रेखा के ठीक ऊपर है और पूरब की ओर जा रहा है। विमान एक ही ऊंचाई पर रहता है और उद्देश्य यह है कि विमान चालक के रूप में आपको विमान की स्थिति इस प्रकार से रखनी है कि विमान का नीचे का तल या फिर पेट समझ लीजिए, उससे हमेशा धरती के समांतर रहना चाहिए। द बॉटम सरफेस मस्ट रिमेन पैरेलल टू द ग्राउंड। और साथ साथ आपको यह भी देखना है कि रॉकेट हमेशा मध्य भूमि रेखा के साथ संरेखण में रहे, यानी रॉकेट की चोंच और पूंछ दोनों मध्य भूमि रेखा के ठीक ऊपर रहे, दाएं बाएं नहीं होने चाहिए। द रॉकेट मस्ट बी अलाइंड ओवर द इक्वेटर। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये उत्तरी ध्रुव के ऊपर से है और विमान मध्य भूमि रेखा के ऊपर पूरब की दिशा में चल रहा है। विमान का पेट धरती के समांतर है और मध्य भूमि रेखा के संरेखण में। विमान के आगे के शीशे से आपको पृथ्वी कुछ इस प्रकार दिखेगी, पर क्योंकि उदाहरण है यहाँ पे हम पूरी पृथ्वी को दिखाते हैं। अब हम प्रयत्न करेंगे कि हम विमान का स्थितिकरण हस्त प्रचालन से कैसे कर सकते हैं, मैनुअल ऑपरेशन से। तो धरती आपके नीचे ऐसे घूमती दिखेगी। पूरब की ओर चल रहे हो, बाएं को उत्तर, दाएं को दक्षिण। अब क्योंकि आपको पहले से अपना मिशन पता था, आप खूब अभ्यास प्रशिक्षण करके गए हो, मध्य भूमि रेखा में पे क्या क्या आता है आपको अच्छे से रटा हुआ है। आपको मालूम है इंडोनेशिया के सुमात्रा और बोर्नियो टापू को ये कैसे बीच से काटते हैं। आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका पहुंचने पर छोटे छोटे गलापागोस टापू आते हैं जिनके थोड़े से ही ऊपर मध्य भूमि रेखा जाती है। और आपको पता है कि अफ्रीका में एक विशाल झील आएगा, लेक विक्टोरिया, और मध्य भूमि रेखा उसके उत्तरी तट को छूता है। तो हम यह कर सकते हैं कि शीशे के बीच में एक लकीर खींच लेते हैं। अब हमको सीधे सीधे लकीर को मध्य भूमि रेखा के ऊपर संरेखण में रखना है। तो अगर ये लकीर मध्य भूमि रेखा पे न चल रही हो तो हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि हम अपनी स्थिति खो रहे हैं। पर अब भी थोड़ी तकलीफ है। अगर रेखा थोड़ी भी भटके तो शायद उसे हम आसानी से पकड़ ना पाएं। दूसरी बात है कि अगर वाहन अक्षनमन करे यानी चोंच ऊपर नीचे जाए तो फिर भी लकीर मध्य भूमि रेखा के ऊपर ही होगी, तो ये पकड़ में नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और लकीर खींचते हैं जिसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, होराइजन लाइन। अब क्षैतिज रेखा की खूबी है कि इसने धरती के क्षैतिज या परिधि से हमेशा मिलना चाहिए। और अब हम इन दोनों रेखाओं पे निशान बना सकते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि कितने डिग्री ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहा है। और यह सब शीशे पे लकीरें उड़ान से पहले ही हम खींच सकते हैं, क्योंकि विमान की निर्धारित ऊंचाई पहले से ही पता है, तो लकीरों का आकार और नाप निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब हम अपने अंतरिक्ष विमान को हस्त रूप से स्थितिकरण करने के लिए तैयार हैं। हमारे आगे का शीशा बताएगा कि हमारी स्थिति में कैसे और कितना परिवर्तन आ रहा है, और हमारी चक्र प्रणाली हमें विमान को किसी भी अक्ष पे सुधारने के लिए है। अगर आपके शीशे
कि मध्य भूमि रेखा इस प्रकार से टेढ़ी होती दिखी तो मतलब है कि आप दाएं साइड को लौट रहे हो। अगर उल्टा हुआ तो आप बाएं साइड को लौट रहे हो। अगर आपका क्षैतिज रेखा पृथ्वी की परिधि से नीचे गई तो मतलब है कि वाहन की चोंच नीचे को अक्षनमन कर रहा है। और इसी का विपरीत अगर ऐसे दिखे तो चोंच ऊपर को जा रहा है। अगर शीशे पे दोनों रेखा इस प्रकार से बाएं या दाएं हो जाएं, जहां मध्य भूमि लकीर पूरा ही मध्य भूमि के ऊपर ना हो, तो इसका मतलब है विमान का चोंच दाएं बाएं हो रहा है, पार्श्ववर्तन हो रहा है। चलो, तो यहां पे हमने देखा एक सरल उदाहरण जिससे हम हस्त प्रचालन सहित अपने विमान की स्थितिकरण कर सकते हैं। पर आप जानते हैं कि उपग्रहों और अंतरिक्ष वाहनों में आपको चालक नहीं मिलते। तो कैसे वाहन को पता चल सकता है कि उसके स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, कितना और किस दिशा में? पिछले पार्ट में हमने बोला था कि इसका रहस्य भारत के एक लोकप्रिय खिलौने में है और वो है लट्टू। कईयों को लट्टू एक साधारण खिलौना लगता है, पर इसमें दुनिया भर की भौतिकी विज्ञान मौजूद है और इस विज्ञान का रॉकेट स्थितिकरण में क्या हाथ है, इसे हम इस पाठ में धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले लट्टू एक तकनीकी रूप से घूर्ण अक्ष स्थापी तंत्र है। जिस अक्ष पे घूमता है यह उस पे ही स्थापित रहना चाहता है। यह और कई क्रियाओं में पाया जाता है। बास्केटबॉल को उंगली पे नचाना, सिक्के को मेज पे घुमाना, या फिर साइकिल में भी घूमता पहिया अपने अक्ष को स्थापित या खड़ा रखने की कोशिश करता है। बल्कि बंदूकों की नली में भी चूड़ी काटे जाते हैं जिससे गोली या तोप को कुछ घूर्ण गति दी जाए जिससे वह अपने अक्ष या निशाने पे रहे। यहाँ आपको अंतरिक्ष विमान में 2 सीडी प्लेयर्स दिख रहे हैं। एक में सीडी चालू है और दूसरे में नहीं। देखिए कि कैसे नोक झोंक से चलता हुआ सीडी प्लेयर अपना अक्ष स्थापित रखता है और बंद प्लेयर लोटपोट हो जाता है। स्पोर्ट्स की दुनिया में यह विधि बहुत प्रचलित है। अमेरिकन फुटबॉल में बॉल फेंकते उसे थोड़ा स्पिन दिया जाता है जिससे वो डगमगाए ना और पकड़ने में आसानी हो। क्रिकेट में इसका उपयोग सबसे अच्छा दिखता है भारत के बेस्ट रेड बॉल सीम बॉलर मोहम्मद शामी की बॉलिंग में। सीम बॉलिंग में प्रयत्न यह रहता है कि सीम सीधा खड़ा रहे जिससे बॉल सीम पे टप्पा खाए, जिससे उसकी दिशा या उछाल में अचानक बदलाव आए और बैट्समैन को तकलीफ दे। आप देख सकते हैं कि कैसे शम्मी बॉल को थोड़ा घूर्ण गति देते हैं जिससे बॉल अक्ष स्थापी हो जाता है और सीम का प्रदर्शन बढ़िया रहता है। तो अगर घुमाने से अक्ष स्थापी हो तो न घुमाने से क्या होता है? न घुमाने से अक्ष बावली होता है, अविश्वसनीय होता है। इसका बहुत सटीक उदाहरण मिलेगा आपको बेसबॉल में। बेसबॉल की एक बहुत खतरनाक बॉल होती है, नकल बॉल। इसको जीरो रेव बॉल भी कहते हैं क्योंकि इस बॉल में 0 रेवोल्यूशंस या चक्रण होने चाहिए। तो यहाँ पे बॉलर, जिसे पिचर कहते हैं, उसको खुद नहीं मालूम कि गेंद कैसे चलेगी, तो बैटर को कैसे पता होगा। बल्कि जो कैचर है यानी विकेट कीपर, उनसे भी ये बॉल अक्सर छूट जाती है। फुटबॉल देख लीजिए, जो गोल किक तेजी से आए और बॉल न घूमे, अब उसे भी नकल बॉल कहने लग गए हैं। यह शॉट इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि बॉल अचानक गोलकीपर के आगे डगमगा जाएगी। रोनाल्डो के डी के बाहर से गोल किक्स भी इसलिए डेंजरस होते हैं क्योंकि इनमें कई नकल बॉल होती हैं। तो क्या हम ऐसा लट्टू बना सकते हैं जिससे किसी भी अक्ष पे घूमने की स्वतंत्रता हो? बिल्कुल, और इसे कहते हैं जाइरोस्कोप, जो एक घूर्ण अक्ष स्थापी यंत्र है। बनावट इसकी इस प्रकार से है कि लट्टू को एक
ढांचे में डाला जाता है, जिससे आप उसको किसी भी दिशा में मुंह करके घुमा सकते हो। और आप देख सकते हो कि अगर उसे बराबर घूर्ण गति मिली तो जायरोस्कोप को हिलाने पर भी उसका घूर्ण चक्र एक ही दिशा में रहता है। इस अंतरिक्ष विमान में भी आप देख सकते हैं कि कैसे जायरोस्कोप के ढांचे की स्थिति भलाई बदली, चक्र अपनी स्थिति नहीं बदलता। तो फिर इस विज्ञान का हम रॉकेट की स्थितिकरण में कैसे उपयोग कर सकते हैं? अब तो कुछ कुछ तरीका मालूम पड़ रहा होगा। मान लो हमारे पास इस प्रकार का घूर्णकक्षास्थापी तंत्र है, जिसका चक्का तो घूम ही सकता है, पर इसके साथ वो एक अक्ष में इस प्रकार से भी घूम सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इस जायरोस्कोप के ढांचे को विमान के किसी दीवार से जोड़ देंगे और उसके चक्के को एक निर्धारित दिशा में रख के पर्याप्त घूर्ण गति दे देंगे। अब इस घूर्ण गति को कायम रखने के लिए हम जायरोस्कोप को किसी ऊर्जा के स्रोत से लगा सकते हैं, जैसे कि कोई बैटरी। अब वाहन भला ही अपनी दिशा बदले, पर चक्का का मुंह उसके प्रारंभिक दिशा की ओर ही रहेगा। इसका मतलब है कि अगर हम चक्र और उसके ढांचे में जो बदलाव आया है उसका एंगल पता कर लें, तो हम विमान के स्थिति में परिवर्तन भी निकाल सकते हैं। और यह हम पता कर सकते हैं एक आम पुर्जा लगा के, जिसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर, वही जिससे आप अपना रेडियो का वॉल्यूम अप डाउन करते हो। एंगल के बदलाव के अनुपात यह वोल्टेज बदलता है, जो हम नाप सकते हैं। तो वापस अब हम अपने रॉकेट पे आते हैं। प्रतिक्रिया चक्र तो हमने हर एक दीवार यानी हर एक अक्ष के लिए लगा रखे हैं। इसी प्रकार से अब हम एक घूर्ण अक्षस्थापी भी हर एक दीवार हर एक अक्ष के लिए लगा सकते हैं और तीनों को एक निर्धारित दिशा में घुमा के तय कर सकते हैं। तो अब जब भी रॉकेट किसी भी अक्ष पे परिवर्तित हो, तो उस अक्ष का जायरोस्कोप उस अक्ष के प्रतिक्रिया चक्र को संदेश भेज सकता है कि कितना एंगल का बदलाव है, और उसके अनुसार चक्र अपनी घूर्ण गति को सही मात्रा से बदल सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग द्वारा हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी एक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना हो जाती है और हमें विमान चालक की आवश्यकता नहीं है। हम अपने विमान को स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली एक निर्धारित दिशा स्थिति में रख सकते हैं या फिर एक निर्धारित स्थिति के संदर्भ में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार की नियंत्रण प्रणाली का उपयोग अब PSLV के SITVC सेकेंडरी इंजेक्शन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल में देखते हैं। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि SITVC से वाहन की दिशा बदली जाती है 24 इंजेक्टर्स के सहित, जो रॉकेट के नोजल की परिधि में लगाए जाते हैं और केमिकल के रॉकेट नोजल में इंजेक्शन द्वारा निकास ईंधन प्रवाह का दिशा बदला जाता है, जिससे रॉकेट अपनी दिशा बदलता है। PSLV के उपग्रह अधिकतर ध्रुवीय कक्षा में भेजे जाते हैं। इनका पथ उत्तर दक्षिण को चलता है। तो श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण पे पहले यह पूर्वी ओर जाते हैं बंगाल खाड़ी की तरफ, और फिर दक्षिण को मुड़ना पड़ता है। तो इसके लिए SITVC के नियंत्रण प्रणाली में इस प्रकार के घूर्ण अक्षस्थापी चक्र लगाए जाते हैं, जिससे रॉकेट की स्थिति उड़ान में पता चलता रहे और उसको सही निर्धारित दिशा में भेजने के लिए सही वाले इंजेक्टर को संदेश पहुंचे। तो इस प्रकार से निर्धारण होता है घूर्ण अक्षस्थापी से और परिवर्तन होता है सही इंजेक्टर से पिचकारी लगा के, और इन दोनों तंत्रों से बनता है PSLV का प्रणोद सदिश प्रणाली या फिर थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम। तो हमने एक बहुत होशियार तरीका देखा जिससे हम वाहन का स्थिति निर्धारित कर सकते हैं, तीनों अक्षों पे एक एक घूर्ण अक्षस्थापी तंत्र का प्रयोग करके। पर अफसोस, कहानी अधूरी है। वो हम इस प्रयोग से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लट्टू यंत्र है, जायरोस्कोप।
जिसमें आप लट्टू को किसी भी दिशा में घुमा सकते हो। हर एक अक्ष पे घूमने की स्वतंत्रता है। तो मतलब है आप इस लट्टू को किसी भी अक्ष पे रख के चला सकते हो। लट्टू को आपने बैटरी से जोड़ा हुआ है, जिससे ये लंबे समय बिना घूर्ण गति खोए चालू रह सकता है। तो आपने लट्टू को सीधे ऊपर की दिशा में रखा, निशाना छत पे, और उसे चालू किया। फिर आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से कहीं चले गए 3-4 घंटे के लिए, शायद पिक्चर देखने। प्रश्न ये है कि जब आप 3-4 घंटे के बाद वापस आओगे तो क्या लट्टू अब भी छत की ओर पॉइंट करेगा? क्या लट्टू ऊपर की दिशा में ही पाओगे? अगर नहीं तो क्यों? और यह भी बताइए कि अगर दिशा में परिवर्तन आएगा तो किस दिशा में? थोड़ा सोच लीजिए। हम मिलते हैं 10 सेकंड बाद। तो उत्तर है नहीं। लट्टू को आप ऊपर छत की दिशा में नहीं पाओगे। लट्टू को आप तिरछा पाओगे और वो झुकेगा पश्चिम की ओर। ऐसा क्यों? बताया तो यह गया था कि लट्टू घूर्ण अक्ष स्थापी है और उसे अपनी दिशा नहीं बदलनी चाहिए थी। और यह सत्य है, लट्टू ने अपनी दिशा नहीं बदली है। दिशा किसकी बदली? आपकी। इस चित्र को देखो। यह है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर से। तो इस दृष्टिकोण से धरती की परिधि हुई मध्य भूमि रेखा। ठीक है। तो मध्य भूमि रेखा पे हमने एक जाइरोस्कोप लट्टू चलाया, जिसकी नोक जमीन की ओर है, और हमारे उदाहरण में उल्टा था, आसमान की ओर, पर तार्किक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखेंगे कि जैसे धरती घूमेगी, लट्टू की नोक जमीन से उठने लगती है, उठने लगते दिखेगी। 6 घंटे बाद नोक पूरी क्षैतिज दिशा में पाओगे, पूर्वी ओर इशारा करते हुए, और 6 घंटे बाद लट्टू की नोक आसमान को देख रही होगी, और 6 घंटे बाद, मैंने पूरे 18 घंटे बाद, फिर से लट्टू क्षैतिज दिशा में पाओगे, पर इस बार पश्चिम की ओर को। और पूरा एक दिन 24 घंटे बाद लट्टू पुनः जमीन की ओर होगा, जैसी उसकी प्रारंभिक स्थिति थी। तो इसमें बेचारे लट्टू की क्या गलती है? वो तो अपना काम कर रहा था, अपने घूर्ण अक्ष को स्थापित रख रहा था, परंतु पृथ्वी घूम रही है, इसलिए दिखता है हमें कि लट्टू अपनी दिशा बदल रहा है, पर दोष हमारे दृष्टि में है, हमारे नज़र में है। जाइरोस्कोप लट्टू के इस प्रकार का दिशा परिवर्तन को कहते हैं आभासी विचलन, और इंग्लिश में अपैरेंट ड्रिफ्ट। ये विचलन अवास्तविक है, माया है। अगर हमने लट्टू को उत्तरी या दक्षिण ध्रुव पे खड़ा करके चलाया तो आभासी विचलन नहीं होगा, पर अगर उसी उत्तरी ध्रुव के पास हमने लट्टू को क्षैतिज करके, हॉरिजॉन्टल करके, नोक को उत्तर की दिशा में करके घुमाया, तो 6 घंटे बाद वो पूरब की दिशा इशारा करेगा, 12 घंटे बाद दक्षिण को, 18 घंटे बाद पश्चिम को, और 24 घंटे बाद फिर उत्तर को। तो यहाँ पे भी आभासी विचलन होगा। अगर लट्टू को मध्य भूमि रेखा पे उत्तर की दिशा में यूं घुमाया तो आभासी विचलन नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैंने कहा था कि लट्टू के घूर्ण अक्ष स्थापी गुण और विमान की स्थितिकरण की कहानी अधूरी है। मौलिक समस्या यह है कि जिस दिशा को हमारे जाइरोस्कोप स्थापित करते हैं वो अंतरिक्षीय या फिर ब्रह्मांडिक दिशा है, और जिन दिशाओं की आदत मानवता को है वो पृथ्विक दिशा है, जो मनुष्य ने साधन के रूप में अपने लिए बनाए हैं।
अंतरिक्ष भौतिक विज्ञान उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऊपर, नीचे इन सबको नहीं मानता, इन सबको नहीं समझता। अब जैसे कि श्रीहरिकोटा से मान लो रॉकेट प्रक्षेपण हो रहा है, उसमें हमने एक जायरोस्कोप लट्टू चलाया जो सीधे ऊपर आसमान की ओर है। तो प्रक्षेपण वक्त यह हमें बताएगा कि रॉकेट लंब दिशा में कितना इधर उधर तिरछा हो रहा है, और गुरुत्व मोड़ के लिए यह अच्छा काम भी आएगा। परंतु जब यह वाहन धरती के पल्ली तरफ पहुंचेगा, जैसे मेक्सिको के ऊपर, तो वही लट्टू आसमान की जगह अब धरती को इशारा कर रहा होगा, तो फिर हमारे उतने काम का नहीं है। तो प्रश्न है कि जायरोस्कोप से किस प्रकार की स्थितिकरण होती है, किस प्रकार की स्थिति निर्धारण होती है। जायरोस्कोप अपनी दिशा स्थापित करते हैं तारमंडल से। अगर आपने एक जायरोस्कोप लट्टू को किसी तारे की ओर चला के रखा तो रात भर वो उस तारे का पीछा करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में तारे अपनी जगह पे रहते हैं। भला ही रात भर वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते नजर आते हैं, इसलिए ऊपर की ओर को देखता लट्टू धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकेगा। पर अगर हमारे उपग्रह तारों के संबंध में ही स्थित रहें तो इस प्रकार का स्थितिकरण का हमें उतना लाभ होगा क्या? इसका कितना प्रयोग होता है? हमें कई अलग प्रकार के उपग्रह चाहिए, जैसे जो धरती की ओर देखते रहें, जिनको हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स कहते हैं, या फिर सूर्य की ओर देखते रहें जिससे उनके सोलर पैनल्स को रोशनी पड़ती रहे विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए। इसीलिए विमान के स्थिति निर्धारण के लिए हमें और तकनीक और तंत्रों की आवश्यकता है, और इसके लिए प्रयोग में आते हैं कई प्रकार के सेंसर, कई प्रकार के संवेदक, और इनको हम देखते हैं पाठ के अगले भाग में। स्थिति निर्धारण के संवेदकों को शुरू करते हैं एक आम उपकरण से, चुंबकत्व मापी या मैग्नेटोमीटर, जो आमतौर पे एक कंपास है। तो जैसे आपको पता होगा कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक भी है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र कई सैकड़ों किलोमीटर ऊंचा फैलता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव धरती के उत्तर और दक्षिण में स्थित हैं, और यह पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिण ध्रुव से अलग जरूर हैं, पर उतना दूर भी नहीं है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं भी तकरीब हम उत्तर दक्षिण दिशा में ही पाते हैं। तो उदाहरण ले सकते हैं कि अगर कोई विमान मध्य भूमि रेखा पे सीधा जाना चाहता है तो कंपास को हमेशा उसके दिशा के लंब होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर विमान दाएं बाएं को हो, जैसे पार्श्ववर्तन करे, तो कंपास और विमान के बीच में बदलते एंगल से यह हम पता कर सकते हैं। इसी तरह अगर विमान को उत्तरी दक्षिण पथ पे रखा गया हो तो हमें पता है कि कंपास और विमान की दिशा लगभग संरेखण होना चाहिए, तकरीब एक ही लाइन पे चलने चाहिए। फिर से अगर एंगल में परिवर्तन आ रहा हो तो हम नाप सकते हैं कि विमान का कितना पार्श्ववर्तन हो रहा है। अब ये तो जानते हैं कि कंपास की नोक चुंबकीय ध्रुव की ओर जाती है, पर कई ये नहीं जानते कि उत्तरी ओर के साथ साथ चुंबक ऊपर नीचे भी झुकता है, और कितना झुके ये निर्भर करता है कि आप पृथ्वी पे कहाँ उपस्थित हैं। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर चलते रहें तो कंपास उत्तर की ओर तो रहेगा, पर उसका चुंबक नीचे की ओर भी झुकता रहेगा। अगर हम उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पर हैं तो कंपास पूरा नीचे की दिशा में होगा, और अगर हम दक्षिण चुंबकीय ध्रुव पर हैं तो कंपास ऊपर की ओर होगा। यह जो कंपास की सुई क्षैतिज दिशा से ऊपर नीचे एंगल बनाती है, इसे कहते हैं चुंबक का नमन एंगल या एंगल ऑफ डिप। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें एक ही नहीं पर दो अक्षों का ज्ञान दे सकता है, पार्श्ववर्तन का भी और अक्षनमन का भी। पर इसके लिए हमें पता होना पड़ेगा कि हम हैं कहाँ, और दूसरी बात, हमारे पास
धरती के चुंबकीय क्षेत्र के सारे नक्शे मौजूद होने चाहिए। मान लो हम मध्य चुंबकीय रेखा पे हैं, उसके ऊपर हैं। हमें पता है कि वहाँ पे नमन एंगल 0 होना चाहिए, यानी कंपास क्षैतिज होना चाहिए, पूरा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। पर अगर हम देखते हैं कि हमारी सुई नीचे की ओर झुक रही है, तो इसका मतलब है वाहन की चोंच उतना ही ऊपर को उठी हुई है। चुंबकत्व मापी औजार के प्रयोग के लाभ तो हैं, पर इसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं। एक तो पृथ्वी के चुंबकीय रेखाओं में उतनी शक्ति नहीं है। एक आम फ्रिज मैग्नेट के पास की जो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति धरती से हजारों गुना अधिक है। फिर जैसे हम धरती से दूर जाते रहते हैं, इसकी शक्ति घातक रूप से कमज़ोर होती है। तो यह निम्न कक्षा के लिए तो बहुत अच्छे हैं, पर ज़्यादा ऊपर जाएं, और ख़ासकर अगर हम 2000 किलोमीटर के ऊपर, इनकी योग्यता उतनी नहीं रहती। एक और समस्या है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र में कई उलझन है। ये उतना नियमित रूप से नहीं चलता, और कई जगह आसपास की रेखाएं भी समांतर नहीं हैं। इसलिए इनके नक्शे बनाना, वो भी विभिन्न ऊंचाइयों के लिए, अपने में ही बहुत कठिन है। पर इसके उपरांत यह चुंबकीय क्षेत्र स्थिर भी नहीं है और कुछ कुछ बदलता भी रहता है। आपने सुना या पढ़ा होगा कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पिछले 150 साल में 1000 किलोमीटर से ऊपर भटक चुकी है और अभी भी भटक रही है। चलो इसी विषय पे एक दिलचस्प बात। तो भारत का सबसे पहला रॉकेट प्रक्षेपण स्थान था केरल के थुम्बा गांव में। उसे नाम दिया गया टर्ल्स, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल क्या है? इक्वेटर तो मध्य भूमि रेखा हुई। क्या मध्य भूमि रेखा केरल से गुजरती है? नहीं तो। असल में यहाँ इक्वेटोरियल मध्य भूमि रेखा नहीं, पर मध्य चुंबकीय रेखा की बात कर रहा है, और मध्य चुंबकीय रेखा थुम्बा के नज़दीक है। तो इसका रॉकेट प्रक्षेपण स्थान से क्या ताल्लुक? ऐसा है कि मध्य चुंबकीय रेखा के ऊपर वायुमंडल में एक नदी बहती है, विद्युत की, बिजली की। इसे कहते हैं इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट या फिर EEJ। मध्य रेखा के ऊपर यह विद्युत धारा 100 से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और 300 किलोमीटर चौड़ा। जब टर्ल्स की स्थापना हुई थी तो यह एकदम थुम्बा के ऊपर था, पर अब दक्षिण को चला गया। तो जो टर्ल्स में उपकक्षाई रॉकेट भेजे जाते थे, साउंडिंग रॉकेट्स अभी भी भेजे जाते हैं, कई इसी विद्युत नदी EEJ की जांच के लिए थे। टर्ल्स की स्थापना थुम्बा में इसीलिए हुई। अगले संवेदक पे आते हैं, और यह है सूर्य संवेदक या सन सेंसर। जैसे नाम बताता है, यह सूर्य की दिशा को पहचानते हैं, यह पता करके कि संवेदक पे कितनी सूर्य की रोशनी पड़ रही है। कई बार इन्हें अलग अलग एंगल पे लगाए जाते हैं, जिससे सूर्य की दिशा की और अच्छी सूचना मिले और उस दिशा में बदलाव की भी। यहाँ सोलर सेल का भी उपयोग होता है, जो सूर्य रोशनी से उसी अनुपात में विद्युत उत्पन्न करते हैं और उससे सूर्य की दिशा का मालूम पड़ता है। अगर किरण सीधे सोलर सेल पे पड़ रहे हों तो विद्युत अधिकतम होगा, और जैसे सोलर सेल और सूर्य किरणों के बीच में एंगल बढ़ता रह जाएगा, तो जो करंट बन रही है वो cos थीटा से कम होता रहेगा। सूर्य संवेदक खासकर उन उपग्रहों के लिए ज़रूरी हैं जिन्हें अपने सोलर पैनल को सूर्य की दिशा में रखना होता है अपनी ऊर्जा के लिए। यह ध्रुव कक्षा के उपग्रहों में और भी काम आते हैं, क्योंकि ये उत्तर दक्षिण दिशा में चलते हैं और इनके सोलर पैनल हमेशा सूर्य की दृष्टि में ही रहते हैं। अब पृथ्वी के सापेक्ष में सूर्य अपनी दिशा और स्थान बदलता रहता है साल भर। अगर हमें तारीख मालूम हो तो हमें पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य का स्थान भी मालूम है, और अगर हमारे संवेदक सूर्य पे टिके हैं तो हम वाहन की स्थिति भी निकाल सकते हैं। सूर्य संवेदकों में समस्या यही है कि अक्सर उपग्रह धरती की छांव में आते हैं,
और उस वक्त सूर्य संवेदक नहीं चल सकते। तो इन लगातार रुकावटों के झेलने के लिए उपाय पहले से ही तैयार होने चाहिए। फिर आता है एक बहुत काम का संवेदक जो है पृथ्वी क्षितिज संवेदक या अर्थ होराइजन सेंसर। हमने इस प्रकार के संवेदक की योग्यता देखी थी जब हमने विमान को हस्त रूप या मैन्युअली चलाने का एक तरकीब निकाला था इसी पाठ में। यह संवेदक है जो धरती की क्षितिज रेखा की पहचान करता है। इनमें इंफ्रारेड संवेदकों का उपयोग होता है जो पृथ्वी से आने वाली विकिरण और अंतरिक्ष से आने वाली विकिरण के बीच फर्क पहचान लेते हैं और क्षितिज की रेखा बना देते हैं। अब फोटो में यह क्षितिज रेखा बीच में आनी चाहिए। ऊपर नीचे को आई तो विमान का अक्षनमन हो रहा है या फिर चोंच ऊपर नीचे हो रही है। और यह हम देख चुके हैं इसी पाठ के उदाहरण में। क्षितिज को फोटो के बीच में लाने के लिए कैमरा की दिशा या फिर कैमरा का विमान से एंगल सही होना चाहिए। यह एंगल निर्भर करता है विमान की ऊंचाई पे और इसका गणन किया जा सकता है सरल ट्रिग्नोमेट्री से। जैसे इस उदाहरण में 300 किलोमीटर की ऊंचाई पे विमान को पृथ्वी की क्षितिज की ओर करना हो तो उसे विमान की क्षितिज से 17.2 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। यहाँ पे पृथ्वी की रेडियस या अर्धव्यास को 6378 किलोमीटर लिया गया है। और शुद्धता पाने के लिए संवेदक पृथ्वी के ध्रुवों पे चपटापन को भी मायने में लेते हैं। तो जैसे हमने देखा है, अगर विमान को पृथ्वी या जमीन के समांतर चलना हो, जैसे कि धरती अवलोकन उपग्रह या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो पृथ्वी क्षितिज संवेदक से आई फोटो में क्षितिज रेखा का शिखर फोटो के बीच में पड़ना चाहिए। अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब अक्षनमन हो रहा है, और अगर वो दाएं बाएं को जाए तो मतलब विमान का लोटन हो रहा है। ध्यान करें कि पृथ्वी क्षितिज संवेदक पार्श्ववर्तन या विमान की चोंच अगर दाएं बाएं हुए तो उसको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसी ऊंचाई के से दाएं बाएं को भी पृथ्वी क्षितिज बराबर दिखता है। कई उपयोगों में इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं आती, जैसे कि अगर उपग्रह धरती की अवलोकन में लगा हो तो उसके कैमरा रेडार विमान के नीचे तल में ही लगे होंगे और विमान का पार्श्ववर्तन करने से उनके कार्य में कोई असुविधा नहीं आएगी। और अब हम आते हैं स्थिति निर्धारण का सबसे यथार्थ और शुद्ध तकनीक पे, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एटीट्यूड डिटर्मिनेशन, और वो है तारा संवेदक या स्टार सेंसर द्वारा। इनको समझने के लिए हमें अंतरिक्षीय निर्देशांक का संस्थान समझना पड़ेगा, द सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। धरती पे किसी भी जगह की पहचान उसके अक्षांश और देशांतर से होती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। आमतौर पे हम अक्षांश और देशांतर को एक स्थान समझते हैं, पर यह गलत है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों एंगल हैं और यह आपको एक दिशा बताते हैं पृथ्वी के केंद्र से। अब जहाँ पे ये दिशा धरातल से मिलती है, जमीन से मिलती है, वहाँ पे उसका स्थान बनता है। अब इसी प्रकार से हमें तारमंडल के लिए एक अंतरिक्षीय निर्देशांक प्रणाली चाहिए जो हमें तारों की दिशा बताए। तो देखते हैं ये कैसे होता है। जिस प्रकार से पृथ्वी गोल आकार का है, जिसे हम भूगोल कहते हैं, उसी तरह तारमंडल को भी हम गोल आकार का रूप देते हैं और इसे हम खगोल कहते हैं। खगोल के केंद्र को हम भूगोल के केंद्र ही समझ के चलते हैं और स्पष्ट है कि भूगोल खगोल के अंदर है। अब भूगोल, जैसे हमें पता है, 24 घंटे में एक बार घूमता है और इसीलिए हम इसके निर्देशांक खगोल पे नहीं लगा सकते। खगोल अटल है। वैसे यह भी थोड़ा हिलता है, जैसे कि 72 साल में 1 डिग्री, जिसे हम नक्षत्रों का अयन कहते हैं,
पर यह इतना धीरे है, इतना मामूली है कि यांत्रिकी के प्रयोगों के लिए हम खगोल को अटल लेके ही चल सकते हैं। खगोल के अटल होने का परिणाम यह है कि हर एक तारा की धरती के केंद्र से दिशा भी अटल है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे अंतरिक्ष वाहन पे एक खिड़की से दूरबीन किसी एक तारे पे केंद्रित हो और एक और कोई दूरबीन एक और खिड़की से एक किसी दूसरे तारे पे केंद्रित हो, तो जब तक ऐसा हो तो स्पष्ट है कि वाहन की स्थिति बदल नहीं सकती, क्योंकि अगर वाहन की स्थिति थोड़ी भी बदली तो एक न एक दूरबीन से तो अवश्य ही तारे की नज़र हट जाएगी। इसी तकनीक को अब आगे ले जा सकते हैं, जैसे कि हर एक तारा का दिशा स्थापित है और अटल है। अब अगर हमारे पास तारमंडल का नक्शा हो जिसमें हर एक तारे का दिशा हो और हमारे दूरबीनों को तारा पहचानने को आता हो, तो फिर किसी भी दो तारों से हम अपने वाहन की स्थिति का ज्ञात कर सकते हैं। और तारों का इस प्रकार के नक्शे आपको किसी भी ज्योतिष कोश या एस्ट्रोनॉमी की कैटलॉग में मिल जाएंगे। तो अब सवाल है कि अंतरिक्ष में निर्देशांकों की स्थापना कैसे की जाती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाया जाता है। निर्देशांक प्रणाली की स्थापना के लिए पहले हमें अपने अक्ष स्थापित करने पड़ेंगे। इसमें होगा एक लंब अक्ष और एक क्षैतिज अक्ष, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब लंब अक्ष तो सरल है। लंब अक्ष को हम उसी प्रकार से स्थापित करते हैं जैसे धरती पे लैटिट्यूड या अक्षांश की स्थापना होती है, पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी ध्रुव को। खगोल निर्देशांकों में भी यह हमारा लंब अक्ष हो जाता है, हमारा जेड एक्सिस। तो यह जाता है, समझ लो, पृथ्वी केंद्र बिंदु से ध्रुव तारा को। यहाँ पे बता दें कि ध्रुव तारा बिल्कुल उत्तरी ध्रुव के ऊपर नहीं बैठता, थोड़ा डिग्री बाहर है। पर अगर ध्रुव तारा न भी होता, यह लंब जेड अक्ष उसी दिशा में होता। अब क्षैतिज अक्ष को क्या दिशा दी जाए? Where will our x axis point to? पृथ्वी पे यह हमारा देशांतर या लॉन्गिट्यूड के समान है, और जैसे आपको पता है इसे हम प्रारंभ करते हैं लंदन के पास के गांव ग्रेनिच से। परंतु खगोल के सापेक्ष तो ग्रेनिच घूमता रहता है और उसका खगोलीय निर्देशांकों में कोई तुक नहीं बनता। तो क्षैतिज अक्ष तय होती है उस बिंदु की ओर जहां पे सूर्य उपस्थित है वसंत विषुव के दिन। पृथ्वी के सापेक्ष में सूर्य एक वृत्त गोल परिक्रमा करता है, पर यह पथ तिरछा है। कितना तिरछा है? मध्य भूमि रेखा से 23.5 डिग्री के एंगल पे। इस पथ को क्रांति वृत्त कहते हैं और अंग्रेजी में इक्लिप्टिक। तो हम सूर्य पथ और मध्य भूमि रेखा को बढ़ा के अपने खगोल नक्शे पे दर्शा सकते हैं। इस चित्र में सफ़ेद लकीर मध्य भूमि रेखा से उत्पन्न हुई मध्य खगोल रेखा है और पीली क्रांति वृत्त या सूर्य पथ की। तो मध्य खगोल रेखा को सूर्य पथ 2 बार काटेगा। एक बार जब वह उत्तर को जा रहा है, उत्तरयान में जो होता है वसंत विषुव को, और एक बार अपने दक्षिणयान में जो होता है शरद विषुव को। तो वसंत विषुव को जहां ये 2 रेखाएं मिलती हैं, उस बिंदु को अंतरिक्षीय निर्देशांक प्रणाली में एक्स एक्सिस की दिशा स्थापित किया हुआ है। यह खगोल विधि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता है, एक स्टैंडर्ड है। और यह क्षैतिज अक्ष की स्थापना का तरीका भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा है और अब विश्व भर में प्रचलित हो गया। एक्स अक्ष की दिशा है मीन राशि में, जो पश्चिमी राशि में पाइसीज होता है। एक्स अक्ष की दिशा में सबसे नज़दीक तारा है ओमेगा पाइसीज, जैसे जेड अक्ष में है ध्रुव तारा। तो अब इससे हमारे किसी भी तारे की दिशा निर्धारण करने के लिए 2 अंक प्राप्त हो गए। लंब दिशा में या तारे की ऊंचाई नीचाई बताने वाला जो कहते हैं दिक्पात या डेक्लिनेशन।
यह बिल्कुल धरती पे चलने वाला अक्षांश के समान है। दूसरा एंगल हम नापते हैं एक्स अक्ष से, इस प्रकार जैसे ऊपर से देख रहे हो तो वो चले घड़ी के उल्टी दिशा में। इसको कहते हैं राइट असेंशन या दायां आरोहण। पारंपरिक देसी भाषा में इसे विषुव अंश कहते हैं। दिक्पात की माप डिग्रीज में होती है, पर दाया आरोहण को घंटे और मिनट में नापते हैं। 360 को 24 घंटे में बांटा जाता है, तो 1 घंटा हुआ 15 डिग्री का और 4 मिनट से बनता है 1 डिग्री। यह करने से फ़ायदा यह है कि दो तारों के बीच का अंतर जानने से सीधे पता चलता है कि दूसरा तारा पहले की जगह आसमान में कितने समय बाद आएगा। इन निर्देशांकों को हम नक्षत्र के संदर्भ में भी देखते हैं, क्योंकि असली वैज्ञानिक खगोलिकी नक्षत्र द्वारा ही की जाती है। वसंत विषुव पड़ता है उत्तरा भाद्रपद में। 6 घंटे की दिशा आती है आर्द्रा में, और यहाँ पे सूरज शिखर पे होता है और दक्षिणायन चालू होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं समर सोल्स्टिस। 12 घंटा आता है हस्त नक्षत्र में, यहाँ शरद विषुव होगा, और 18 घंटे पे आता है मूल नक्षत्र, जहाँ से सूर्य अपना उत्तरायण शुरू करता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी तारा या नक्षत्र की दिशा पता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, मान लो चित्र तारा, जो चित्र नक्षत्र में अव्वल तारा है। इसको इंग्लिश में स्पीका कहते हैं। विकिपीडिया से इसके निर्देशांक पता कर सकते हैं। इसका दाया आरोहण है 13 घंटे 25 मिनट, और हम देख सकते हैं कि यह 12 घंटे के हस्त नक्षत्र के बाद ही है। इसका दिक्पात है -11 डिग्री, जिसका मतलब है ये मध्य भूमि या मध्य खगोल रेखा के कुछ ही नीचे है, और इस खगोल चित्र में आप इसे पाओगे रेवती में कुछ इस स्थान के एकदम पीछे। तो यह है खगोल निर्देशांक प्रणाली, और कैसे हम तार संवेदकों से वाहन की स्थिति अंतरिक्ष निर्देशांक द्वारा स्थापित कर सकते हैं। तार संवेदक एक एक तारा भी पहचान सकते हैं, और तारों के समूह या मंडल भी। आजकल कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग इतनी फास्ट हो गई है कि यह स्थिति निर्धारण कुछ ही सेकंड में कर लेते हैं। अगर आपका वाहन घूम भी रहा हो, तब भी यह लगातार स्कैनिंग करके आपकी स्थिति निकाल देंगे। पिछले कुछ सालों में इनकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। तारों को ढूंढने और पहचानने के कितने ऐप्स अब फ़ोन पे ही आ गए हैं, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सूर्य किरणों से अवश्य इस संवेदक को समस्या आती है, इसलिए कई संवेदक अलग अलग दिशाओं के लिए लगाए जाते हैं। अब क्योंकि ये पाठ काफी लंबा है, इसके 2 भाग किए हैं। इसमें हमने देखा स्थितीकरण का तकनीकी अर्थ। याद रखें कि ये एक नियंत्रण प्रणाली है, एक कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें निर्धारण और परिवर्तन के बीच में तालमेल बैठाना होता है। सूचना का एक संस्थान बनाना होता है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर हमारा परिचय हुआ खून विज्ञान पे आधारित प्रतिक्रिया चक्र प्रणाली से। अब खून विधि का एक और प्राकृतिक तथ्य है, पुरस्सरण। इसको हम अगले भाग में देखेंगे विस्तार से, और साथ में स्थितीकरण के अन्य तरीके भी। और फिर हम देखेंगे कि अंतरिक्ष के पर्यावरण का वाहन के स्थितीकरण पर क्या प्रभाव होता है। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।